फ्रेंड्स, जरा इमेजिन कीजिए, अगर कल सुबह दुनिया के सबसे पावरफुल ऑटोमोबाइल ब्रांड्स के पास फैक्ट्री भी हो, इंजीनियर्स भी हो, रॉ मटेरियल भी हो और कस्टमर्स भी लाइन में खड़े हो, फिर भी प्रोडक्शन रुक जाए, तो रीजन क्या हो सकता है? कई लोग कहेंगे फ्यूल शॉर्टेज हो सकती है, लेबर इशू हो सकता है या लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दुनिया ने देखा कि कभी-कभी पूरी इंडस्ट्री को रोकने के लिए सिर्फ एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप ही काफी इंपॉर्टेंट साबित हुई है। टोयोटा ने प्रोडक्शन टारगेट्स मिस कर दिए थे 2020 में, फोर्ड और जीएम को भी ऑपरेशन एडजस्ट करने पड़े थे। रीजन सिंपल था, एक ऐसे कंपोनेंट की कमी जिसका कॉस्ट बहुत ही छोटा है, लेस देन $200, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। इसी कंपोनेंट को हम सेमीकंडक्टर चिप कहते हैं, या सिंपली आज हम बोलेंगे सेमीकॉन। और आज हम समझेंगे कि सेमीकॉन होता क्या है, दुनिया की पावरफुल कंट्रीज इसके लिए इतना एग्रेसिव क्यों हैं, अमेरिका, चाइना और ताइवान की कहानी पूरी की पूरी कहां पर फिट बैठती है इस पूरी स्टोरी के अंदर, और इंडिया के लिए इस सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम इस वीडियो में ग्लोबल पर्सपेक्टिव और इंडियन पर्सपेक्टिव दोनों समझेंगे। इंडिया की कुछ कंपनीज के बारे में बात भी करेंगे, लेकिन इसको प्लीज आप बाय और सेल रिकमेंडेशन की फॉर्म में मत लीजिएगा। इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सिर्फ आपको एक बड़ी पिक्चर समझाने का एक तरीका है कि कैसे आप किसी सेक्टर का एनालिसिस या एक सब सेक्टर का एनालिसिस कर सकते हैं। सेमीकॉन इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि ताइवान की अकेली कंपनी TSMC का शेयर सिग्निफिकेंटली शूट अप कर गया और सबको पता चल गया है। आइए पहले समझते हैं कि सेमीकॉन या सेमीकंडक्टर्स होते क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो सेमीकॉन एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कब फ्लो करने देना है और कब रोकना है, ये डिसाइड करता है। सिलिकॉन इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, कहीं पर एक स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है। जब ग्रीन लाइट मिलती है तो व्हीकल आगे बढ़ते हैं और जब रेड लाइट आती है तो व्हीकल्स रुक जाते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। चिप के अंदर बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। हर ट्रांजिस्टर या तो ऑन होता है या ऑफ होता है। ऑन को 1 और ऑफ को 0 माना जाता है। इन्हीं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटिंग दुनिया पूरी की पूरी चलती है। आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल सब इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जब आप YouTube वीडियो प्ले करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, GPS नेविगेशन यूज करते हैं या AI चैटबॉट से बात करते हैं, हर प्रोसेस के पीछे चिप्स का रोल होता है। मॉडर्न व्हीकल्स में भी 1000 से ज्यादा चिप्स यूज होते हैं जो सेफ्टी सिस्टम्स, इंजन मैनेजमेंट, नेविगेशन और सेंसर्स को कंट्रोल करते हैं। एनवीडिया के एडवांस GPUs भी सेमीकॉन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है और AI इकोसिस्टम का बैकबोन बन चुके हैं। मिसाइल्स, सैटेलाइट्स और डिफेंस सिस्टम्स भी चिप्स के बिना प्रैक्टिकली यूजलेस है। चिप्स फिजिकली छोटी जरूर होती हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। 20th सेंचुरी की ग्लोबल पॉलिटिक्स को अगर एक रिसोर्स डिफाइन करता था तो वो था ऑयल। कंट्रीज ऑयल रिजर्व के बेसिस पर इंफ्लुएंस बिल्ड करती थी। ऐसे यूएस बना, ऐसे रशिया बना, ऐसे ओपेक बना। अलायंसेस बनते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और इकोनॉमीज एनर्जी सिक्योरिटी के अराउंड घूमती रहती थी। लेकिन 21st सेंचुरी में इक्वेशन बदल रही है। आज डेटा को न्यू करेंसी कहा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को न्यू इलेक्ट्रिसिटी बोला जा रहा है और सेमीकॉन वो फाउंडेशन है जिनके बिना दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बतानी है। अगर आप अपने MTF ट्रेड्स को बेटर प्लान करना चाहते हैं और अपने सेटअप से सारे गेसवर्क हटाना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक बिल्कुल फ्री MTF ट्रेडिंग एक्सेल शीट बनाई है जो आपके सारी कैलकुलेशंस खुद हैंडल कर लेगी। ये शीट आपको बताएगी कि आपके कैपिटल, रिस्क एपेटाइट, स्टॉक टाइप और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से कितनी MTF लेवरेज आप ले सकते हैं, आपकी टोटल पोजीशन साइज कितनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आइडियल स्टॉप लॉस क्या रहेगा और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका मैक्सिमम रिस्क कितना बनेगा। साथ ही ये आपको लेवरेज का एक्चुअल इंपैक्ट और ओवरऑल रिस्क लेवल भी क्लियरली दिखाएगी, ताकि हर ट्रेड से पहले आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक को फिल करके अपनी फ्री एक्सेल शीट की एक कॉपी क्रिएट कर लीजिए और चलिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अब वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं।
ग्लोबल सेमिकॉन के अराउंड जो रेवेन्यू था वो 2024 में लगभग $650 बिलियन के आसपास तक पहुंच गया था, जो कि 2023 के कंपैरिजन से 18% ज्यादा था। ग्लोबल ग्रोथ सिर्फ 4% की, लेकिन इसका रेवेन्यू ग्रोथ 18% से ज्यादा। आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इंडस्ट्री प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2025 में ये फिगर $705 बिलियन भी क्रॉस कर चुका है। सिर्फ एआई डेटा सेंटर चिप्स का मार्केट ही अप्रोक्सीमेटली $112 बिलियन तक पहुंच चुका है। डिमांड इतनी एग्रेसिवली क्यों बढ़ रही है? दोस्तों, सबसे पहला रीजन है एआई रेवोल्यूशन। चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लॉड जैसे सिस्टम्स को मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। दूसरा रीजन होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ट्रेडिशनल कार्स के कंपैरिजन में ईवीज में काफी ज्यादा नंबर ऑफ चिप्स यूज होते हैं। तीसरा कारण है क्लाउड इंफ्रा। हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल सर्विस के पीछे एक डेटा सेंटर का नेटवर्क काम कर रहा होता है। और चौथा रीजन है डिजिटल इकोनॉमी का एक्सपेंशन, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, यूपीआई और कनेक्टेड सर्विसेज सब चिप्स पर ही डिपेंड करते हैं। कल तक चिप्स कन्वीनियंस थी, आज चिप्स नेसेसिटी बन चुकी हैं। और दोस्तों, फ्यूचर में स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल का एसेट भी बन सकती है। अब हम चलते हैं आगे टॉपिक पे, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि चिप बनाने का प्रोसेस क्या होता है। ऑफ कोर्स मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट को समझने के लिए ये प्रोसेस समझना भी जरूरी है। और हम इस वीडियो सीरीज में डिटेल डिस्कशन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को, किसी पर्टिकुलर टाइप के सब सेक्टर के बारे में, या फिर किसी स्टॉक के बारे में। आई होप आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, हमारा पर्पस है कि हमने आपको होलिस्टिक अप्रोच अगर बता दी है इन्वेस्टमेंट की, आपको डीप डाउन एनालिसिस करना भी आना चाहिए। चिप बनाने की प्रोसेस की बात करें तो सेमिकॉन इंडस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि एक एडवांस चिप यूजुअली किसी एक कंट्री की क्रिएशन होती ही नहीं है। ये ग्लोबल कोलैबोरेशन का रिजल्ट होती है। सबसे पहला स्टेज होता है डिजाइन। यहाँ एनवीडिया और एएमडी जैसे प्लेयर्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये कंपनीज चिप आर्किटेक्चर और डिजाइन को क्रिएट करती है। एआई इंफ्रा में एनवीडिया का इंपॉर्टेंस इतना बढ़ गया है कि उसकी मार्केट कैप लगभग अप्रोक्सीमेटली $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। ये इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा है। चिप डिजाइन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, और इस एरिया में अमेरिकन इकोसिस्टम का कंट्रोल बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। अगला स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट। यहां नीदरलैंड्स की एएसएमएल एंटर कर जाती है। एएसएमएल दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो एडवांस्ड ईयूवी लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है। इन मशीन्स के बिना कटिंग एज सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एक मशीन के अंदर लाखों लेवल की इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी होती है और 1 लाख से ज्यादा कंपोनेंट्स यूज हो सकते हैं। चाइना को इन एडवांस्ड इकोसिस्टम तक एक्सेस देने पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। तीसरा स्टेज आता है फैब्रिकेशन। यहां ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मतलब टीएसएमसी इंडस्ट्री का किंग माना जाता है। इंडस्ट्री छोड़ो, दुनिया का किंग माना जाता है। 3 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर लेवल के एडवांस चिप्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी दुनिया में बहुत लिमिटेड है, और टीएसएमसी इस फील्ड में डोमिनेंट पोजीशन पे है। एप्पल और एनवीडिया जैसे ब्रांड्स के चिप्स भी लार्जली टीएसएमसी मैन्युफैक्चर करता है। एक एडवांस फैब्रिकेशन फैसिलिटी बनाने के लिए $10 to $20 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट कई साल तक लग सकती है। फाइनल स्टेज असेंबली और टेस्टिंग का होता है, जो लार्जली साउथ ईस्ट एशिया के रीजन्स में परफॉर्म किया जाता है। इस तरह एक चिप की जर्नी डिजाइन से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक मल्टीपल कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन से कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, अब हम यहां पर समझेंगे कि ये पूरी कहानी सेमिकॉन के अराउंड लड़ाइयां चल क्यों रही हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि कंट्रीज इस इंडस्ट्री को स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड की तरह मान रही है, लेकिन क्यों? अमेरिका वॉल्यूम के बेसिस पर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन वैल्यू चेन के क्रिटिकल पार्ट्स पर उसका कंप्लीट इंफ्लुएंस है। डिजाइन इकोसिस्टम, ईडीए सॉफ्टवेयर और एडवांस टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पोजीशन देते हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा सेमिकॉन का कंज्यूमर है, लेकिन एडवांस चिप्स के लिए वो इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए चाइना डोमेस्टिक सेमिकॉन इकोसिस्टम में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगातार इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टूल्स तक एक्सेस लिमिटेशन उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर देते हैं। ताइवान इस एंटायर इकोसिस्टम का सबसे क्रिटिकल सेंटर है। टीएसएमसी के थ्रू ताइवान दुनिया के मेजॉरिटी एडवांस सेमिकॉन प्रोडक्शन में सबसे बड़ा और सबसे की रोल प्ले करता है। इसी इंपॉर्टेंस को कई एनालिस्ट सिलिकॉन शील्ड के नाम से डिस्क्राइब करते हैं।
अगर ताइवान सप्लाई चेन में कोई मेजर डिसरप्शन आता है तो इंपैक्ट सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, एआई और डिफेंस सेक्टर पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। कोविड के दौरान सप्लाई शॉर्टेजेस ने दुनिया को एक छोटा सा एग्जांपल दिखाया था, लेकिन ताइवान रिलेटेड डिसरप्शन उसे कई गुना और बड़ा शॉक क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को नेशनल सिक्योरिटी इशू के रूप में देख रही है। 2025 तक ग्लोबल सेमीकॉन सब्सिडीज अप्रॉक्सीमेटली $250 बिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। ये सब्सिडी सिर्फ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक टूल्स भी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया के रोल की, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इंडिया के लिए सेमीकॉन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। डिजाइन कैपेबिलिटी के एरिया में इंडिया ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर चुका है। अगर हम बोले कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं, तो एटलीस्ट वहां पर हम पहुंच रहे हैं। एआरएम ने सितंबर 2025 में बेंगलुरु में 2 नैनोमीटर डिजाइन ऑफिस लॉन्च किया था। इंटेल के 13,000 से ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया में काम करते हैं। क्वालकॉम की 2 नैनोमीटर चिप डिजाइन इनिशिएटिव्स में भी इंडियन टैलेंट का कंट्रीब्यूशन रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में जर्नी अभी हमारी स्टार्ट हुई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल के बीच में ढोलेरा प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव्स इकोसिस्टम डेवलपमेंट की डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। जैसे मैंने पहले बताया, हम पहुंच नहीं गए हैं, लेकिन हमने जर्नी शुरू कर दी है। ये इमीडिएटली टीएसएमसी लेवल कंपटीशन क्रिएट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड डेफिनेटली करते हैं। दोस्तों, आईईएसए के एस्टीमेट के मुताबिक इंडिया के सेमीकॉन मार्केट 2025 के अराउंड $52 बिलियन के आसपास थे। 2030 तक ये अप्रोक्सीमेटली $103 बिलियन तक पहुंच सकते हैं, जो लगभग 13% CAGR को इंडिकेट करता है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म रेस जीतना नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल इकोसिस्टम बिल्ड करना है। अगर एग्जीक्यूशन इफेक्टिव रहा तो इंडिया ग्लोबल सेमीकॉन सप्लाई चेन में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। यहां पर अगर हम इन्वेस्टर के एंगल को समझे तो यह समझना जरूरी है कि इस थीम को समझने के लिए 3 कंपनीज पर हमें नजर डालनी पड़ेगी। पहली कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये स्टडी करने के लिए, अब डिक्सन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम इसके चार्ट्स पे भी चलेंगे। ये रहा डिक्सन का चार्ट, जो कि पिछले कुछ टाइम के अंदर, क्योंकि ताइवान की कंपनी ने काफी लीड करना स्टार्ट किया है, डिक्सन अप्रॉक्सीमेटली अपने हाई से 37% नीचे मिल रहा है। और यहीं पर अगर आप डिक्सन का एनालिसिस भी करना चाहते हैं तो धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे जाकर, सर्च बार में जाकर आप यहां पर डिक्सन का एनालिसिस कर सकते हैं। मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको इसको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग में नजर डालें तो अप्रॉक्सीमेटली 18-19% के आसपास एफआईआईज होल्ड करते हैं, अराउंड 28% के आसपास डीआईआईज होल्ड करते हैं, प्रमोटर भी 28% के आसपास होल्ड करता है। ये सारे पैरामीटर्स काफी स्ट्रेंथ शो करते हैं इन जनरल। दोस्तों, ये इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी में से एक है। सैमसंग, मोटोरोला, नोकिया और गूगल पिक्सल जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स इसकी फैसिलिटीज में मैन्युफैक्चर होते हैं। FY24 में रेवेन्यू था अप्रॉक्सीमेटली 18,000 करोड़ के आसपास का, जो FY25 में बढ़कर 38,860 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। आप ग्रोथ देख रहे हैं कितनी होती, आप ग्रोथ पे फोकस कीजिए, कितनी बड़ी ग्रोथ हुई। नेट प्रॉफिट 364 करोड़ से बढ़कर इस पीरियड में 1215 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। डेट टू इक्विटी इस कंपनी की यहां पर हम चेक भी कर लेते हैं, तो यहां पर हम ओवरव्यू पे चल के इसकी डेट टू इक्विटी चेक करें। डेट टू इक्विटी रेशियो इज ओनली 0.24। यहां पर अगर हम आरओई की बात करें तो ऑलमोस्ट 35.5% के आसपास की इसकी आरओई है। मार्जिन्स इंडस्ट्री नेचर की वजह से थिन है, लेकिन स्केल के साथ इंप्रूवमेंट दिख रहा है। पीई रेशियो इस समय अप्रॉक्सीमेटली 43 के आसपास है, जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, यहां पर दूसरी कंपनी जो आपके रडार पे रहनी चाहिए, अगेन मैं बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस हो रही हैं। दोस्तों, दूसरी कंपनी जो आपके रडार पे होनी चाहिए वो है केन्स टेक्नोलॉजी। आइए केन्स का भी यहां पर चार्ट ओपन कर लेते हैं। केन्स को अगर हम देखें तो इसकी भारी पिटाई हुई है। पिछले 1 साल से भी कम के पीरियड के अंदर ये 60% से ज्यादा गिर चुका है। और यहीं पर अगर हम इसके फंडामेंटल्स पे फोकस डालें तो यहां पर हम चलते हैं केन्स पे। ये रहा केन्स का फंडामेंटल एनालिसिस ऑन स्कैनेक्स। यहां पर हम दोबारा चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, तो यहां पर देखिए प्रमोटर अपने स्टेक को मेंटेन करके बैठा हुआ है।
FII के पास अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% स्टेक है, थोड़ा कम जरूर हुआ है, और DII के पास अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास का स्टेक है। इसके बाकी पैरामीटर्स पे अगर हम नजर डालें तो पी रेशो 56 के आसपास की है। शायद ओवर वैल्यूएशन की वजह से ही इसमें से काफी सारे इंस्टीट्यूशन ने अभी फिलहाल के लिए एग्जिट किया है, लेकिन अगर हम इसकी डेट टू इक्विटी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 0.23 है, जो कि बहुत ही अच्छी है। तो वैल्यूएशन शायद उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो ग्रोथ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन उसको मिली हुई है। दोस्तों, केन्स टेक्नोलॉजी एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल और IoT सेगमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेगमेंट्स में स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। FY25 में रेवेन्यू 2700 करोड़ था और ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 51% के आसपास की थी। पैट भी 11% से ऊपर का था। एबिडा मार्जिन 14 से 16% की रेंज में था। सितंबर 2025 तक ऑर्डर बुक अप्रोक्सीमेटली 8100 करोड़ पे थी, जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगले कुछ सालों के लिए 26 से 30% कैगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन डिस्कस की जा रही है इन वेरियस रिपोर्ट्स। मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये मैं सिर्फ रिपोर्ट्स की बात कर रहा हूं। पी मल्टीपल तकरीबन 50 से 60 की रेंज में है, ये थोड़ा ओवरवैल्यूड जरूर है। साथ ही वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी पर मॉनिटरिंग की जरूरत भी बताई गई है बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर। दोस्तों, तीसरी कंपनी जो आपकी रडार पे रहनी चाहिए, आपको स्टडी करना चाहिए, फिर अगर आपको सही लगे तभी आपको उसको कंसिडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। उस कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी। आई एम श्योर आपने टाटा एलेक्सी का नाम सुन रखा होगा। दोबारा से हम टाटा एलेक्सी के चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि इंडिया की AI स्टोरी में अभी कोई खास दम नहीं दिख रहा और US, ताइवान और कोरिया की मार्केट्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इसीलिए इंडियन AI कंपनीज की और सेमीकॉन कंपनीज की बहुत ज्यादा पिटाई हुई है, और ये कंपनी भी इट इज नॉट एन एक्सेप्शन। अप्रोक्सीमेटली 40% प्राइसेस गिरे हुए हैं। लेकिन अगर हम स्कैनेक्स पे चल के इस कंपनी का एनालिसिस करें तो PE रेशो 42 के आसपास की आती है, डेट टू इक्विटी 0 है, FII की होल्डिंग रादर इंक्रीज हुई है, DII ने थोड़ा सा एग्जिट किया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कमाल की है 36% के आसपास। बहुत ही अच्छे पैरामीटर्स है। ये कंपनी चिप डिजाइन, एम्बेडेड सिस्टम्स, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और R&D सर्विसेज के प्रीमियम सेगमेंट में ऑपरेट करती है। TTM रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 3960 करोड़ के आसपास का था। नेट प्रॉफिट मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास का था। डेट टू इक्विटी बताया मैंने ऑलमोस्ट 0 के आसपास की है, और 3 साल का एवरेज ROE 30% के आसपास था। डिविडेंड पे आउट रेशियो अप्रोक्सीमेटली 63% था, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में रिलेटिवली अट्रैक्टिव माना जा सकता है। नियर टर्म चैलेंज स्लोअर रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन प्रेशर था, लेकिन ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और AI लिंक डिजाइन सर्विसेज की लॉन्ग टर्म स्टोरी अब भी रेलिवेंट बनी हुई है। दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? पिछली सेंचुरी में ऑयल ने जियोपॉलिटिक्स को शेप किया था। इस सेंचुरी में सेमीकंडक्टर वही रोल प्ले कर सकते हैं, या मैं बोलूं करना शुरू कर चुके हैं। जो कंट्री एडवांस चिप्स और सेमीकॉन इकोसिस्टम को कंट्रोल करेगी, वो AI, डिफेंस और डिजिटल इंफ्रा में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख सकती है। अमेरिका डिजाइन और सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथ के थ्रू पावरफुल पोजीशन में था, या फिर मैं बोलूं है भी। चाइना सेल्फ रिलायंस के मिशन पर एग्रेसिवली काम कर रहा है। ताइवान मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप की वजह से ग्लोबल सिस्टम का क्रिटिकल पिलर बना हुआ है, और इंडिया डिजाइन टैलेंट, मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स और EMS ग्रोथ के कॉम्बिनेशन के साथ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक लॉन्ग ड्यूरेशन स्ट्रक्चरल ट्रेंड है जो अगले कई सालों तक इवॉल्व हो सकता है। डिक्सन, केन्स और टाटा एलेक्सी इस इकोसिस्टम के अलग अलग लेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और शायद इसीलिए सेमीकॉन इंडस्ट्री को आज के दौर का नया ऑयल कहा जा रहा है। जो देश सेमीकंडक्टर में लीडरशिप एस्टैब्लिश करेगा, वो सिर्फ फ्यूचर की रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बल्कि फ्यूचर डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस भी करेगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पूरी की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियो? हमने सेमीकॉन की अंडरस्टैंडिंग से लेकर कौन सी कंपनी अच्छी है, हमने यहां तक इसको स्टडी किया है। ये सारी कंपनीज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कीजिएगा, इनको स्कैनेक्स पे आके स्टडी कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप MTF के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं, कैश मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, टेक्निकल्स को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं, और या फिर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आई एम श्योर एक चीज जिसकी हम सबको रिक्वायरमेंट है, वो है इस सेक्टर को मिस ना करना, इस सेक्टर को स्टडी जरूर करना। स्टडी करके चाहे आप रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन स्टडी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.